and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment. Here we will talk about the state of economy of Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. तो देखिए इस आर्टिकल में क्या बताया गया है पहले वो समझते हैं। इस आर्टिकल में कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, बट वो प्रोमिसेस को कभी वो फुलफ़िल नहीं करते पूरी तरह से। और जो आसाम इकनॉमी है, जो पूरे स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होता रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट कम्स इनटू पावर। चाहे कोई भी पार्टी आए पावर में, हालत मोर और लेस वही रहती है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। लेकिन ये सब जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इसका हमारे एग्ज़ाम से कोई लेना देना है नहीं। इस तरह की चीज़ें हम एग्ज़ाम में नहीं लिखते इन जनरल। तो इस आर्टिकल में फिर भी कई सारे डाटाज दिए गए हैं आसाम इकनॉमी से रिलेटेड। वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कारण से मैं ये आर्टिकल कवर कर रहा हूँ ताकि वो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ एंड यू विल बी यूजिंग दीज डेटाज एप्रोप्रिएटली वाइल राइटिंग एन आंसर। तो आसाम इकनॉमी से रिलेटेड कई सारे डाटा हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी डाटा मैं आपको आने वाले 5-6 स्लाइड्स में समझाने जा रहा हूँ, इसकी मदद से आप आसाम इकनॉमी का कोई सा भी सवाल हो उसका एक अच्छा इंट्रोडक्शन और एक अच्छा कंक्लूजन तो कम से कम ज़रूर लिख सकते हैं। तो डाटा पे ध्यान देते हैं आसाम इकनॉमी से रिलेटेड। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एरिया ऑफ आसाम 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन समवेयर क्लोज टू 32 मिलियन, मतलब 3 करोड़ 20 लाख। डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी 398 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 34 डिस्ट्रिक्ट, द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बजाली डिस्ट्रिक्ट। लिटरेसी रेट 73.18% एंड सेक्स रेशियो 958 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। उसके अलावा अगर स्टेट जीडीपी की बात की जाए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, तो करंट प्राइसेस पे स्टेट जीएसडीपी है ₹4.09 लाख करोड़, जो पूरे देश के जीडीपी का लगभग 2% के आसपास है। तो आसाम की जीडीपी पूरे हमारे देश की जीडीपी की 2% के आसपास है, इस बात को ध्यान रखना। करंट प्राइसेस पे पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो वो है ₹1,30,970 तो ऑन एन एवरेज इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर आसाम में रहने वाला एक इंसान करंट प्राइस के हिसाब से 1,30,000 रुपये लगभग कमाता है। ये पूरे देश भर में अगर बात की जाए तो नीचे से रैंकिंग आती है आसाम की एज फार एज स्टेट पर कैपिटा इनकम इज़ कंसर्न। ये तो हो गई करंट प्राइस पे। अगर कांस्टेंट प्राइस पे बात की जाए तो आसाम की कांस्टेंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम है ₹60,695 विच इज़ ओनली 66% ऑफ नेशनल एवरेज। तो जो देश का नेशनल एवरेज है पर कैपिटा इनकम है, यानी कि ऑन एन एवरेज जितना एक इंडियन कमाता है, इन एक पूरे इंडिया भर में जो लोग ऑन एवरेज कमाते हैं एक साल के अंदर, उसका बस 66% ही आसाम के अंदर रहने वाले लोग ऑन एन एवरेज कमाते हैं। दिस डाटा इज फ्रॉम 2018-19 इकोनॉमिक सर्वे ऑफ आसाम। ग्रोथ रेट भी यहाँ दे रखा है आसाम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। 2016-17 में 6% ग्रोथ रेट था, फिर 17-18 में 8.4, 18-19 में 6.9, 19-20 में 8.5। एपीएससी प्रीलिम से पहले ये देख करके जाना, हो सकता है आपसे पूछ ले कि द ग्रोथ रेट हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर्स, वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो इस तरह से एपीएससी प्रीलिम से पहले देखना। ये यूपीएससी में तो आसाम इकोनॉमी के ऊपर तो सवाल नहीं आएगा। अभी आसाम इकनॉमी की स्टेटस तो देखिए ख़राब है, एक बात तो तय हो गई। जो करंट हमने डाटा देखा, चाहे स्टेट जीडीपी की बात की जाए या स्टेट पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, तो उसको लेकर के हिमंतो बिस्वा शर्मा साहब ने क्या कहा है, ये स्टेटमेंट भी याद कर लो। आसाम इकनॉमी पे कभी सवाल आ जाए तो कंक्लूजन में काम आएगा कि वी वेयर बॉग डाउन बाय लीगेसी ऑफ सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंडिफरेंस टू आसाम प्रोग्रेस। तो आसाम की जो हिस्ट्री रही है
खासकर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद वहाँ पे सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर के। और जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, दे हैव रिमेन इनडिफरेंट टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ असम। दैट हैज़ बीन द मेन रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ असम सो फार। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, रीजन बिहाइंड बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ असम अकॉर्डिंग टू हिमंतो बिश्व शर्मा साहब। इस तरह से आप कंक्लूड कर देना। और भी कई सारे डाटा हैं, एक एक करके देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड डाटा है। तो असम प्राइमरीली एक अग्रेरियन स्टेट है, क्योंकि 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। मतलब अर्बनाइजेशन बस 14 से 15% के आसपास है। मतलब अर्बन एरियाज़ में बस 14 से 15% पॉपुलेशन रहते हैं, ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहते हैं। और रूरल एरियाज़ में रहने का मतलब है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। 70% ऑफ आसाम्स वर्क फोर्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर डायरेक्टली बात की जाए तो समवेयर 49%, अगर सब कुछ मिला लिया जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो 70% के आसपास है। लेकिन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इन आसाम्स जीडीपी इज ओनली 17%। राइस इज स्टेपल फूड, सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है। 3 सीजन होते हैं राइस के, या तो आपको पता ही होगा। लेकिन राइस की उगाने में भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। प्रोडक्टिविटी मतलब ओवरऑल आउटकम या आउटपुट पर यूनिट एरिया, प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लेस अगर कंपेयर किया जाए तो। देखिए हमारे स्टेट के अंदर, असम के अंदर 2.46 मिलियन हेक्टेयर एरिया में राइस उगाया जाता है, लेकिन आउटपुट है लगभग 5.14 मिलियन टन्स। और असम इंडिया के 9वें नंबर पे आता है, इंडिया के स्टेट्स में 9th नंबर पे आता है एज फार एज राइस प्रोडक्शन इज कंसर्न। तो ये डाटा पे ध्यान दीजिए। 2.46 मिलियन हेक्टेयर एरिया में राइस उगाया हमने, मिला कितना, आउटपुट कितना है 5.14 मिलियन टन। अगर इसको तमिलनाडु से कंपेयर किया जाए तो तमिलनाडु में बस 2.04 मिलियन हेक्टेयर एरिया में राइस उगाया जाता है। मतलब आसाम से कम एरिया में वो राइस उगाते हैं, लेकिन आउटपुट कितना है 7.98 मिलियन टन। आसाम से लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा वो राइस उगा पाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जितना एरिया वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं राइस उगाने के लिए, वो आसाम की तुलना में कम है। तो ये सब चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है कि राइस हम उगाते तो हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। मतलब आउटपुट पर यूनिट एरिया काफ़ी कम है। और इसके पीछे कारण है पुअर मैकेनाइजेशन। हमारे यहाँ पे अभी भी फार्मर जो है वो हाथों से ही काम करने में लगे हैं, मशीन का इस्तेमाल कम करते हैं, और मशीन का इस्तेमाल कम करने के कारण प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है आसाम के अंदर। उसके अलावा अगर सेरीकल्चर की बात की जाए, मतलब सिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए, तो सिल्क एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है असम के अंदर। 60,000 से भी ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो सिल्क इंडस्ट्री पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। असम के अंदर ईरी, पाट या मूगा सिल्क, जिसको गोल्डन सिल्क कहते हैं, वो उगाया जाता है। गोल्डन सिल्क में तो असम का समझिए मोनोपोली है। पूरे दुनिया भर में जितना गोल्डन सिल्क या मूगा सिल्क उगता है, उसका 97% गोल्डन सिल्क पूरे दुनिया का अकेले असम के अंदर उगता है या बनाया जाता है, प्रोड्यूस होता है। लेकिन सिल्क इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस भी फेस किए जा रहे हैं हाल फिलहाल में। पहला चैलेंज है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन बढ़ने के कारण जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और यही कारण है कि सिल्क की प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो पहला कारण तो यह है सिल्क इंडस्ट्री में चैलेंज का। दूसरा कारण है फेक सिल्क प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी सारे नकली सिल्क के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। उसके अलावा पावर लूम मेड बनारसी सिल्क प्रोडक्ट्स आर नाउ हिटिंग असमीज मार्केट, और इस कारण से जो आसाम का ओरिजिनल सिल्क प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे मार्केट लूज कर रहा है। तो जाली चीज़ें मिल रही हैं। उसके अलावा आसाम के अंदर तो आपको पता है कि हैंडलूम इंडस्ट्री ज़्यादा पॉपुलर है, लोग हाथों से काम ज़्यादा करते हैं। लेकिन पावर लूम इंडस्ट्री से बने हुए जो सिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बनारसी सिल्क साड़ियाँ हैं, वो धीरे धीरे ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं आसाम में। और यही कारण है कि सुआलकुची, आपको तो पता है सुआलकुची काफ़ी पॉपुलर है आसाम सिल्क के लिए। वहाँ पे काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था इन मार्च 2013 फॉर मेकिंग आसाम सिल्क पॉपुलर अगेन। इस प्रोटेस्ट के बाद आसाम सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, भारत सरकार ने भी कुछ एक्शन लिए हैं आसाम सिल्क को पॉपुलराइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मूगा मिशन स्टार्ट किया गया 2018 में। इस मिशन के अंदर 460 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे आने वाले 10 सालों में, ताकि
सिल्क प्रोडक्शन को, खासकर मुगा सिल्क के प्रोडक्शन को और स्ट्रेंथन किया जाए और पॉपुलराइज किया जाए, न कि बस असम में बट पूरे इंडिया भर में। उसके अलावा भारत सरकार ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। भारत सरकार ने एक ऑफिशियल ट्रेडमार्क दिया है सुआलकुची सिल्क प्रोडक्ट्स को। ये देखिए, सुआलकुची सिल्क प्रोडक्ट्स से लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क, इस तरह का मार्क रिलीज कराया है भारत सरकार ने। तो अब सुआलकुची प्रोडक्ट्स पे, सुआलकुची के सिल्क प्रोडक्ट्स पे आप देखेंगे कि इस तरह का ट्रेडमार्क लगा रहता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सुआलकुची सिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी फेक प्रोडक्ट। तो अब ये अगर ट्रेडमार्क लगा है मतलब ये ओरिजिनल सुआलकुची का सिल्क प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो टी इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री और नेचुरल गैस इंडस्ट्री तो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री रही है अभी तक आसाम के अंदर। लेकिन धीरे धीरे आसाम सरकार कोशिश कर रही है कि बाकी सारे फील्ड्स में भी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कराया जाए। फॉर एग्जांपल टूरिज्म में, टेलीकॉम में, फार्मास्यूटिकल में। फार्मास्यूटिकल में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ हाल फिलहाल में। सन फार्मा ने अनाउंस किया है कि वो 700 करोड़ का एक प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे आसाम के अंदर। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया गया है अमीन गाँव एरिया में नियर गुवाहाटी, ताकि आसाम से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। और आसाम के पास पोटेंशियल भी बहुत है एक्सपोर्ट का, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सार्क कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल या भूटान, वो आसाम से बिल्कुल पास में हैं और इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 4 सालों में लगभग 21,000 MSME इंडस्ट्रीज ओपन हुए हैं और 105 लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स ओपन हुए हैं आसाम के अंदर। ये सब में से कुछ भी फैक्ट अगर याद रख पाओगे तो आंसर राइटिंग में आपको मदद मिलेगी। इफ ए क्वेश्चन कम्स ऑन आसाम इकोनॉमी, अगर 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए तो वो है टी एंड क्रूड ऑयल। तो दोनों के इंपॉर्टेंट डाटा को देख लेते हैं। देखिए, आसाम के अंदर लार्जेस्ट ट्री ग्रोइंग एरिया है, टी ग्रोइंग एरिया है इन द वर्ल्ड। तो अगर एरिया वाइज बात की जाए तो आसाम स्टेट इज लार्जेस्ट टी ग्रोइंग एरिया इन द वर्ल्ड और पूरे दुनिया भर का 1/7 टी बस आसाम के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो लगभग 16% के आसपास आसाम के अंदर टी प्रोड्यूस होता है पूरे दुनिया का। और सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का 53%, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द टी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया अलोन कम्स फ्रॉम आसाम। आसाम के लगभग 17% वर्क फोर्स आर इंगेज्ड इन और एम्प्लॉयड इन टी सेक्टर। अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात की जाए तो आसाम तीसरे नंबर पे आता है एज फार एज क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कंसर्न। सबसे पहले है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है गुजरात। देखिए, इंडिया में जहाँ जहाँ पे क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होते हैं उस पर सबसे आगे है ऑफशोर एरिया बॉम्बे हाई, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे है गुजरात और चौथे नंबर पे है असम। लेकिन अगर सिर्फ स्टेट्स की बात की जाए तो ऑफशोर या बॉम्बे हाई तो स्टेट में आएगा नहीं, तो स्टेट में बात की जाए तो असम तीसरे नंबर पे है। और अगर क्रूड नेचुरल ऑयल गैस की बात की जाए तो सबसे ऊपर असम है एज फार एज नेचुरल गैस प्रोडक्शन इज कंसर्न। पूरे देश का लगभग 10% या उससे ज़्यादा नेचुरल गैस अकेला असम से प्रोड्यूस होता है। अगर सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो टूरिज्म सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस सेक्टर की तरह डेवलप हो रहा है असम के अंदर और अकेला टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन इन स्टेट जीडीपी ऑफ असम इज 5.5% एंड इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 10.5% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। असम सरकार ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप भी लिया था इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म। एक कैंपेन चलाया था ऑसम आसाम कैंपेन और उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है टूरिज्म सेक्टर को। आसाम इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे मैंने आपको दे रखे हैं। एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन आता है लगभग 17% का, इंडस्ट्री से आता है 39% का और सर्विसेज से आता है 44% का। पिछले 3 सालों का ग्रोथ अगर आप देखिए, ये आप देखिए 2019-20 का ही आखिरी इकोनॉमिक सर्वे है, उसका ही डाटा अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। तो एटमैक्स इससे इतना ही हमारे पास अभी असम इकोनॉमी को लेकर के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एज फार एज ग्रोथ रेट इज़ कंसर्न। तो इंडस्ट्री में लगातार गिरावट आई है, एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए 2020 का डाटा तो अभी तक आना पूरी तरह से बाकी है असम इकोनॉमी को लेकर के। अब आसाम इकोनॉमिक सर्वे ने स्टडी भी किया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बेस्ट परफॉर्मिंग है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है। तो इसमें इन्होंने बताया कि ओवरऑल कामरूप मेट्रो इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट एंड दरांग डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट। तो शब्द याद करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग सेक्टर में इकोनॉमी में भी कामरूप आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में शिवसागर आगे है, एग्रीकल्चर में कार्बी एंगलोंग आगे है। अब ये सब चीज़ें तो हैं, अलग अलग सेक्टर में कौन सबसे ऊपर है ये दिया हुआ है, लेकिन ओवरऑल कामरूप सबसे ऊपर है। तो मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि ये याद रखो कि ओवरऑल कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग और मोस्ट इम्प्रूव्ड में है दरांग, फिर दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्प्रूव्ड में है कचार और तीसरे नंबर पे मोस्ट इम्प्रूव्ड में है कोकराझार।
उसके अलावा बेसिक नेसेसिटीज इंडेक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे ने एक बेसिक नेसेसिटीज इंडेक्स पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंट 5 पैरामीटर्स जो बेटर लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है, जैसे कि वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब आसपास का इन्वायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़ लाइक वेंटिलेशन इन हाउसेज एंड किचन, ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे उन्होंने एक बेसिक नेसेसिटीज इंडेक्स पब्लिश किया कि ये पैरामीटर हैं 0 to 1 इन दीज 5 सेक्टर्स, और ओवरऑल फिर स्कोर दिया अलग अलग स्टेट्स को कि बेसिक नेसेसिटीज इंडेक्स में अलग अलग स्टेट्स को स्कोर दिया, और ये स्टेट्स को अलग अलग स्कोर मिला 0 to 1 के बीच में। अगर 0 हो तो वर्स्ट परफॉर्मर, 1 हो तो बेस्ट परफॉर्मर, और कोई भी स्टेट ना ही 0 पे है ना ही 1 पे है, ऑफ कोर्स सब बीच में है। तो अगर आसाम की बात की जाए तो आसाम का स्कोर 2012 में, देखिए ये जो बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स इकोनॉमिक सर्वे ने पब्लिश किया 2020-21 में, ये 2 सालों के लिए पब्लिश किया। 2012 के लिए पब्लिश किया है कि उस टाइम में क्या अलग अलग स्टेट्स के परफॉर्मेंस थे, और 2018 के लिए पब्लिश किया है कि उस टाइम में अलग अलग स्टेट्स के क्या परफॉर्मेंस थे। तो अगर 2012 की बात की जाए तो आसाम का परफॉर्मेंस जो था या आसाम का स्कोर जो था दैट वाज बिलो 0.5। पूरे देश को 3 कैटेगरी में बांटा गया। बिलो 0.5 मतलब उनको रेड कलर से दिखाया गया, यहाँ पे देखिए। बिटवीन 0.5 to 0.7 मतलब एवरेज परफॉर्मर, उनको येलो कलर से दिखाया गया है, और 0.7 से ऊपर उनको फिर बेस्ट परफॉर्मर की तरह दिखाया गया है। तो 2012 में तो आसाम ये रेड कलर से दिखाया गया, देखिए मतलब उसका स्कोर 0.5 से कम था। अकेला गोवा ऐसा स्टेट था जिसका स्कोर 0.7 से ज़्यादा था एज फार एज बेसिक नेसेसिटीज इंडेक्स इज कंसर्न। लेकिन 2018 में आसाम येलो कलर में आ चुका है, मतलब आसाम का स्कोर 0.5 से 0.7 में आ चुका है, मतलब पुअर परफॉर्मिंग से एवरेज परफॉर्मिंग में आ गया है। और टॉप परफॉर्मिंग में गोवा के अलावा और भी स्टेट्स आ गए हैं, मतलब जिनका स्कोर 0.7 से ज़्यादा है उसमें और भी स्टेट्स आ गए हैं, जैसे कि केरला, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2 स्टेट हैं, सिक्किम और त्रिपुरा। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको आसाम का कम से कम याद रखो कि आसाम का पहले 2012 में बेसिक नेसेसिटीज इंडेक्स में स्कोर 0.5 से कम था, अब 0.5 से 0.7 के बीच में आ गया है इन 2018। यही 2 डाटा पब्लिश किए हैं इकोनॉमिक सर्वे ने अंडर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स में, यही 2 डाटा पब्लिश हुए हैं। The next article is taken from international segment. It is about La Perouse naval exercise. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So देखिए काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है। एक ला पेरूज नाम का नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट किया है फ्रेंच नेवी ने, और ये नेवल एक्सरसाइज आज से ही स्टार्ट हुआ। ये 3 दिन का नेवल एक्सरसाइज होगा फ्रॉम 5 अप्रैल to 7 अप्रैल, एंड दिस नेवल एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन बे ऑफ बंगाल रीजन। और इस नेवल एक्सरसाइज में फ्रेंच नेवी के अलावा इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट कर रही है, और उसके अलावा क्वाड कंट्रीज़ की नेवी यानी कि नेवीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस नेवल एक्सरसाइज नेम्ड ला पेरूज नेवल एक्सरसाइज। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट. इट इज अबाउट यूरेनस, and this topic is important from our syllabus paper for science and technology point of view. तो करंट न्यूज़ क्या है? अगेन करंट न्यूज़ काफ़ी सिंपल है कि यूरेनस जो हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है, आई होप आपको सारे प्लैनेट्स तो पता ही हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। तो अभी यूरेनस जो हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है, उससे अभी साइंटिस्ट ने हाल फिलहाल में पाया है कि यूरेनस इज रिफ्लेक्टिंग एक्स रेज। तो सन से जो भी रेडिएशंस आते हैं वो जब यूरेनस पे पड़ते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, खासकर एक्स रेज। एक्स रेज नॉर्मली बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं, और एक्स रेज इन जनरल फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, वो फिर सरफेस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर यूरेनस पे बात की जाए तो यूरेनस पे अभी हाल फिलहाल में साइंटिस्ट ने पता करा है और अब ये डिस्कवरी की है कि सन से आने वाले एक्स रेज व्हेन दे फॉल ऑन यूरेनस सरफेस दे गेट रिफ्लेक्टेड। यूरेनस के अलावा पहले से साइंटिस्ट ने ये पता लगा रखा था तो कि यूरेनस के अलावा सैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द एक्स रेज फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। तो सैटर्न के बारे में पहले से पता था कि सन से आने वाले एक्स रेज सैटर्न पे गिरते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट ने ये भी पता लगा लिया है कि जो सन से आने वाले एक्स रेज हैं व्हेन दे फॉल ऑन यूरेनस सरफेस दे गेट रिफ्लेक्टेड।
तो एक नया इन्फॉर्मेशन है, यूरेनस अब हाल फिलहाल में न्यूज़ में आ गया है, तो यूरेनस से रिलेटेड कोई सवाल भी पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। देखिए, यूरेनस इज ए रिंग्ड प्लैनेट, तो यूरेनस के अलावा अराउंड भी रिंग होता है, लाइक सैटर्न, जुपिटर एंड नेपट्यून। तो 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जिनके अराउंड रिंग होता है। रिंग आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट और सैंड। और ये जो 4 रिंग प्लैनेट है वो हैं सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून एंड यूरेनस। यूरेनस वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन 1781 बाय विलियम हर्शल, और ये पहला ऐसा प्लैनेट था यूरेनस दैट वाज डिस्कवर्ड विथ हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। यूरेनस इज ऑल्सो नोन एज साइडवेज प्लैनेट। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप देखो तो बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये और यूरेनस कैसे रिवॉल्व कर रहा है। यूरेनस अपने साइड से रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, जबकि बाकी सारे प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं साइडवेज प्लैनेट, बिकॉज इट रोटेट्स ऑन इट्स साइड। तो ये हो गई रोटेशन की बात। अगर रोटेशन की बात चली ही है तो ध्यान दो एक चीज़ और, कि बाकी सब जो प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अगर टॉप से देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, लेकिन एक अकेला वीनस ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है इस तरीके से। तो ये 2 चीज़ें याद रखना बस, वीनस का और यूरेनस का रोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। यूरेनस जो है साइडवेज रोटेट करता है और वीनस क्लॉकवाइज रोटेट करता है, अगर टॉप से देखा जाए तो। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about Stand Up India scheme. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So देखिए, यह न्यूज़ तो काफ़ी छोटा है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के 5 साल पूरे हो गए हैं। इस आर्टिकल की मदद से हम समझेंगे कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम है क्या। देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जैसा कि मैंने आपको बताया इसके 5 साल पूरे हो गए हैं, मतलब इट वाज स्टार्टेड इन मार्च 2016। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के हिसाब से जो भी हमारे देश के शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके हर एक ब्रांच को कम से कम एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब बोरोवर को लोन देना है और एक विमेन बोरोवर को लोन देना है फॉर स्टार्टिंग देयर ओन एंटरप्राइजेज। तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के हर एक ब्रांच को कम से कम एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब एंड एक विमेन एंटरप्रेनर को लोन देना, और ये लोन अमाउंट 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का हो सकता है। और इसके लिए एक रीफाइनेंस एजेंसीज का काम दिया गया है सिडबी को, मतलब सिडबी लोन देगा कॉमर्शियल बैंक को और कॉमर्शियल बैंक वही लोन आगे पास करेंगे विमेन को या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को एज स्टैंड अप इंडिया लोन। और इसके लिए सिडबी को 10,000 करोड़ का फंड सेटअप करके भी दिया था भारत सरकार ने 2016 में फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अभी स्टैंड अप इंडिया स्कीम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे आंसर राइटिंग में, वो भी समझ लो। अगर कभी भी कोई सवाल आ जाए कि स्टेप भारत सरकार ने क्या लिए हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, या विमेन के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए, तो आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम का एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे कि दिस स्टैंड अप इंडिया स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन। शेड्यूल कास्ट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए दूसरा टर्म इस्तेमाल किया जाता है और वो है दलित कैपिटलिज्म। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट दलित कैपिटलिज्म। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC. Today we'll cover topic number 21 to 25. Topic number 21 is about National Commission for Protection of Child Right. It is a statutory body established under Commission for Protection of Child Rights Act 2005. The commission works under aegis of Ministry of Women and Child Development. According to this act, definition of child will be those who are having age less than 18 years. Composition of National Commission of Protection of Child Rights भी देख लेते हैं. The commission has a chairperson and 6 members, of which at least 2 should be women. All of them are appointed by central government for 3 years. The maximum age to serve the commission is 65 years for chairman and 60 years for other members. Please attempt this question based on topic number 21. Topic number 22 is about Nagarjun Sagar Sri Sailam Tiger Reserve. It is largest tiger reserve in India. The reserve spreads over 5 districts of Andhra Pradesh and Telangana. तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पे. The area consists mostly of Nalla Mala Hills. The Krishna River cuts its basin. Nalla Mala Hills is also famous for uranium reserves. Please attempt this question based on topic number 22. Topic number 23 is about Foreign Contribution Regulation Act. The Foreign
funding of voluntary organization in India is regulated under Foreign Contribution Regulation Act, and it is implemented by Ministry of Home Affairs. Under this act, organizations required to register themselves every 5 years to get foreign contributions. All NGOs registered or granted prior permission under Foreign Contribution Regulation Acts are now required to upload details of foreign contributions received and utilized by them every 3 months on their website. तो अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है, हर 3 महीने पे इन एनजीओज को अपडेट करते रहना होगा अपने वेबसाइट पे या FCRA के वेबसाइट के ऊपर. Who can receive foreign contribution? तो any individual can receive foreign contribution except election candidate, MLA, MPs, political parties, office bearer of newspaper, editor etc और गवर्नमेंट सर्वेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया etc. तो ये लोग नहीं रिसीव कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन. उसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट और सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 23. टॉपिक नंबर 24 is about Great Indian Circus. It was first modern Indian circus founded by Vishnupant Chatre. It flourished under patronage of Raja of Kurduvadi. The first performance of Great Indian Circus was held in 1880. The government of India enforced a ban on use of animals for the purpose of entertainment in circus in 1997. Please attempt this question based on topic number 24. Topic number 25 is about Rafale. It is a twin-engine multi-role combat aircraft designed by and built by French company Dassault Aviation. The jet comes with one of the most advanced Meteor air-to-air missile. The air-to-air missile का range है 190 एयर टू एयर मिसाइल का रेंज है 100 किलोमीटर. इट इज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैविंग ए स्पीड ऑफ 4 मैक. इसका मास है 190 किलोग्राम का. रफाल जेट ऑल्सो कम्स विथ स्कैल्प दैट इज एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर. इट इज़ अ लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल. The Rafale aircraft is also fitted with on-board oxygen generation system. This suppresses the need of liquid oxygen refilling of Rafale. Please attempt this question based on topic number 25. This is the answer of question number 16 to 20 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख ले. तो ओपेक कंट्रीज का फाउंडिंग मेंबर इनमें से कौन नहीं है? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, UAE. और इनमें से कौन 15th फाइनेंस कमीशन के लिए एक क्राइटेरिया की तरह इस्तेमाल किया गया है? तो आप देखेंगे तो सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं यूज्ड बाय 15th फाइनेंस कमीशन फॉर हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4. That's all from our side for today. Thanks for watching.